हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 9th स्टार्ट कर रहे हैं। जहां हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन, जहां पर हम चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चैप्टर का नाम है हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि सेल चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ें सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी टॉपिक्स देख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स सेल चैप्टर के अंदर आएंगे, इन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियोज़ में। इस चैप्टर को हम सेल चैप्टर भी बोल सकते हैं और यहाँ से क्लास 9 से सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं और लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी, कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा, चीज़ों को आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखना होगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में और स्पेशली क्लास 10th में जब आप जाएँ क्लास 9th के बाद, तो आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से ही क्लियर रहे। चैप्टर नंबर 5 हम देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और क्लास 9th साइंस का हम ये चैप्टर बायोलॉजी सेक्शन का देख रहे हैं। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इसको देखना ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर में यह हमें पता होना चाहिए कि हम आगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हमने यहाँ पर 24 डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हम यहाँ पर लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, तो उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल के बारे में हम देखेंगे, सेल की डेफिनेशन समझेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। तो सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। तो सेल से छोटा कुछ भी नहीं होता। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का जो फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सेल पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, सेल की डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। तो सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल है। अलग अलग साइंटिस्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने ओमनिस सेलुला इस सेलुला टर्म को दिया। इसका मतलब है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कोई भी अगर सेल का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं जो पहले के सेल्स जो मर जाते हैं, जिनका लाइफ ख़त्म हो जाता है, उन्हीं से वो फिर से जन्म लेते हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले प्री एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बोली। इसके बाद हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक के बारे में भी हम देखेंगे। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट को हम यहाँ पर देखेंगे और इस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या बोलती है, और ये भी साइंटिस्ट से रिलेटेड ही पोर्शन है। यहाँ पर भी साइंटिस्ट को हम पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी अपनी यहाँ पर प्रेजेंट की। इसके बाद हम देखेंगे सेल नंबर। तो सेल नंबर देखेंगे, यानी कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। यूनी मतलब सिंगल सेल्ड कौन से ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो सेल के नंबर के बेसिस पर हम यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सेल नंबर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे सेल का शेप। तो अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, कुछ सेल का डिफरेंट शेप होगा, किसी और सेल का डिफरेंट शेप होगा। तो शेप के बेसिस पर हम यहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बाद देखेंगे सेल का साइज़। तो सेल का साइज़ जो है तो वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। सभी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग साइज़ के होते हैं। किन्हीं सेल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, किन्हीं सेल्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम अपनी आइज़ से, नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते। हमें माइक्रोस्कोप का प्रॉपर यूज करना पड़ता है, तब जाकर हम उन सेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी अलग अलग तरह के सेल्स देखेंगे। आपको पता चलेगा माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग हम सेल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। सेल के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सेल के काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सेल के काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, न्यूक्लियस हो गया। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने आगे यहाँ पर नोट डाउन भी किया है। तो सेल के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं। तो इसके बाद हम 8th पॉइंट देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एक हम प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और उसमें अलग अलग हम सेल के कंपोनेंट्स भी देखेंगे। एक हम प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे और उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हम देखेंगे, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको हम अच्छी तरह से डिनोट करेंगे सेल के अंदर, और हम अच्छे से डायग्राम को याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपके आ सकता है कि सेल का एक प्रॉपर आप डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम आप बनाइए। इसके बाद 9th पॉइंट हम देखेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है और उसके क्या क्या कंपोजिशन है। सेल वॉल के बारे में देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, क्यों होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कॉम्पोजिशन है। जो सेल वॉल के क्या क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब सेल वॉल किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। कुछ सेल वॉल में लिपिड होगा, कहीं पर प्रोटीन होगा, कहीं पर पेप्टिडोग्लाइकेन होगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आपको आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सा ओवरव्यू देख रहे हैं चैप्टर में। इसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे और ये कंटिन्यू में हम एक चैप्टर को समझेंगे। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन समझ लिए। इसके बाद एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे। और फिर 12th पॉइंट हम देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन बोलते हैं। तो सेल में न्यूक्लियस को हम देखेंगे और न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी ये सेल का ब्रेन कहलाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद हम उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी समझेंगे, न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं उसको भी समझेंगे, और साथ में न्यूक्लियोलस एक टर्म है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे टर्म्स को हम यहाँ पर समझेंगे। न्यूक्लियस एक वो जगह है जहाँ पर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या है और वहाँ पर किस तरह से डीएनए रहता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे। और न्यूक्लियस के बेसिस में हम सेल के टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल हाईली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही गरीब तरह का सेल होता है। वहाँ हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बाद देखेंगे कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही चीज़ है, बस क्रोमैटिन एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, क्रोमोसोम का एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। यानी एक ऐसा समझिए कि क्रोमोसोम अगर एक धागा है तो क्रोमैटिन उसका ट्विस्टेड फॉर्म है। यानी धागे को आपने एक रस्सी का आकार देने की आपने कोशिश की और वो थोड़ा सा और उसमें उलझ गया। तो इस तरह से क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में देखेंगे। जब भी सेल का डिवीज़न होना होता है, सेल डिवाइड करता है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज हम देखेंगे, सबसे ईजी पार्ट हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज में काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल के ऑर्गन्स, यानी सेल में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो सेल में काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के हम यहाँ पर ER देखेंगे और इसका रोल देखेंगे कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम गोल्जी अपैरेटस देखेंगे, फिर वैक्यूल्स देखेंगे और लाइजोसोम्स। तो गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। कुछ भी अगर एक्सेस में है तो वहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। मिनरल्स एक्सेस में है तो चलो भेज दिया कि वैक्यूल्स के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। अगर सेल के अंदर वाटर की एक्सेस क्वांटिटी है तो हम वैक्यूल्स के अंदर भेज देंगे कि वैक्यूल्स स्टोर करके रखेगा, बुरे वक्त में काम आएगा। इसके बाद हम लाइजोसोम्स देखेंगे। लाइजोसोम्स क्या होते हैं कि सुसाइडल बैग होते हैं, मतलब खुद को ये सुसाइड कर लेते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कुछ भी ऐसा सेल के अंदर आया, ऐसी ख़राब चीज़ें आई, लाइजोसोम क्या करेगा, वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। एक तरह से अपने आप को, उस चीज़ को अपने अंदर ले करके और उसको नष्ट कर देगा। कुछ भी अगर हानिकारक या फिर कुछ भी पुराने सेल्स या फिर ऑर्गेनेलीज अगर है सेल के अंदर,
तो उनको वो नष्ट कर देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेल के अंदर, तब ये इनएक्टिव रहेगा, तब ये अपने आप को ये सुसाइडल बैग की तरह काम इसका नहीं होगा। और हम इसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर एनर्जी एक तरह से प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिड्स और फिर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं नेचर में, प्लांट्स वगैरह हैं, तो इसमें जो भी कलर वगैरह जो भी आप देख सकते हैं कि कोई प्लांट जो है उसकी लीव्स येलो हैं, फ्लावर्स डिफरेंट कलर के हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, किसी भी प्लांट में पिगमेंटेशन के लिए यानी कलर के लिए, फ्लावर कलर को डिसाइड करता है कि किस कलर का फ्लावर होगा और किस कलर की लीफ होगी। सारी चीज़ें ये प्लांट से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राइबोसोम्स क्या करते हैं। तो राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री, जहाँ पर प्रोटीन काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाया जाता है, एक तरह से इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। तो राइबोसोम्स के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस किस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे, किस टॉपिक के अंदर आएंगे, सेल डिवीज़न। एक बेसिक हम यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे, बेसिक ओवरव्यू देखेंगे सेल डिवीज़न का कि सेल कैसे डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम अपने चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि सारी चीज़ें हम सेल के आसपास ही डिस्कस करेंगे। सेल क्या है, सेल के रिलेटेड सेल क्या है, सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज हुई, किन किन साइंटिस्ट को हमने यहाँ पर देखा, फिर सेल का नंबर क्या है, सेल का शेप क्या है, सेल में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, और फिर सेल में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, न्यूक्लियस क्या है यानी सेल का ब्रेन ऑफ द सेल। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें सेल से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे और टाइप्स ऑफ सेल भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्योर बायोलॉजी का चैप्टर है और आपको अच्छी तरह से इसमें समझना है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे से एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल्ड में हम कवर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, ज़रूर आप लिखिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।